3 विमान को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से भी, और पूरे इजराइल को एक तरह से दहला दिया गया ईरान की तरफ से। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वॉर जोन, जहां से रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है तेल अवीव में, जो कि राजधानी है इजराइल की। रिफत, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी इस वक्त है आपके पास? रिफत से हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बता दें अभी नया दावा किया है ईरान की तरफ से। यह दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया, यानी जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया, जो बात कही जा रही है। और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम ईरान के ऊपर एक अमेरिकी F-15 विमान जो था उसको मार गिराया गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। तो एक तरफ ईरान जो है मिसाइलें लगातार बरसा रहा है इजराइल के ऊपर, खासतौर पर राजधानी तेल अवीव को भी निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। इस बीच जैसा हमने आपको बताया, यह बड़ा दावा किया गया ईरान की तरफ से कि उनके डिफेंस सिस्टम ने F-15 अमेरिकी विमान को मार गिराया है। तो ये रिपोर्ट्स में कहा गया है F-15 विमान को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया है, और यह बड़ा दावा ईरानी आर्मी की तरफ से किया गया है। यानी ये जो डिफेंस सिस्टम उनका है, और F-15 अमेरिकी विमान को उसने निशाना बनाया है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में
कई देश तैयारी में हैं क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। और इस महायुद्ध में अचानक से अमेरिका की घातक टॉर्पीडो मार्क 48 चर्चा में आ गई है। टॉर्पीडो उस मिसाइल को कहते हैं जिसे पनडुब्बी से पानी के अंदर दागा जाता है। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने मार्क 48 के जरिए ईरानी युद्धपोत आयरिस देना को तबाह कर दिया है। यूएस की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से अटैक किया जिसमें ईरानी युद्धपोत आयरिस देना के टुकड़े टुकड़े हो गए। मार्क 48 एंटी सरफेस शिप टॉर्पीडो है। यह आपको बतला दें कि पानी के अंदर करीब 2500 फीट में एक्टिव रहता है। बेहद तेज रफ्तार है इसकी और पानी के अंदर खासतौर पर 35,000 यार्ड 55 प्लस समुद्री मील घंटे की रफ्तार से यह वार करती है। 4,000 यार्ड की दूरी से ये टारगेट लॉक कर लेती है। वार गाइडेंस टेक्नोलॉजी से ये अपने टारगेट का पीछा करती है और बिल्कुल सटीक तरीके से वार करती है, जैसा कि ईरान के युद्धपोत के मामले में इसने किया है। तो कितनी मारक क्षमता इसकी है वो हम आपको बता रहे थे कि किस हद तक जाकर ये मार करती है। तो आपको बता दें कि जैसा कि ईरान लगातार दावा करता है कि युद्धपोत के मामले में इसने ये किया है। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में मौजूद हैं। रिफत, अभी दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि उसने अमेरिकी F-15 विमान को मार गिराया है। आप जहां पर मौजूद हैं, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी? देखिए, लगातार जो दावा है इसराइल का कि ईरान पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये इसराइल का दावा है कि जो लॉन्च पैड्स हैं या लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको तबाह कर दिया गया है और ये जॉइंट एक्सरसाइज है यूएस फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस की। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल्स और रॉकेट दागे जा रहे हैं। न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि हिजबुल्लाह भी लगातार अटैक कर रहा है। हालांकि इजरायली फोर्सेस की तरफ से लगातार लेबनान में हमले किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त हालांकि टेल अवीव में हूं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सायरन्स बजी थी और सब कुछ यहाँ पे जो सन्नाटा ही दिख रहा था। लगातार जेरूसलम पे भी कल कई ताबड़तोड़ हमले जो है ईरान की तरफ से किए गए और हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए, लेकिन इजरायली फोर्सेस जो है लगातार हिजबुल्लाह को भी निशाना बना रहे हैं और ईरान में भी हमले कर रहे हैं। और इजराइल का दावा है कि जो इनके वार प्लेन्स हैं उन्होंने जो है ईरान में कोम और एक और जगह पे इफ्शान में भी हमले किए और वहां पर एक लॉन्चर जो था उसको तबाह करने का भी दावा किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि यूएस फोर्सेस को जो है काफी नुकसान पहुंचा है उनके अटैक से। जी बिल्कुल। और रिफत, जरा समझना चाहेंगे इस वक्त नॉर्मल, अगर हम तेल अवीव की सिचुएशन की बात करें तो किस तरह की स्थिति यहां पे है? जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसी नजर आ रही है? क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल अफेक्टेड है। यहाँ पे जो ही सायरन बजती है 5-5 10-10 मिनट के बाद तो लोग जो हैं वो बंकरों में जाते हैं, यानी जो सेफ शेल्टर हैं, बॉम्ब शेल्टर हैं, वहां पे लोगों को जाना पड़ता है। पूरी लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है और कई जगहों पे नुकसान भी हुआ है। 12 लोगों की अभी तक ऑफिशियली मौत हुई है जो यहाँ पे इजरायली फोर्सेस ने कहा है और काफी सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है। और लगातार जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल्स या रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उससे यहाँ पे नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन काफी सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है और खासतौर से जो ये आसमान में इंटरसेप्शन होता है उसमें भी धमाके हो जाते हैं और जो रॉकेट या मिसाइल का मलबा है वो भी गिर जाता है कई बिल्डिंगों पर। और यहाँ पे जानी नुकसान के थोड़ा कम चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे होम फ्रंट कमांड की जो सायरन आती है उसका लोग पालन करते हैं और फौरन वो अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। और जरा यह भी समझना चाहेंगे रिफत आपसे कि अमूमन अब जो वॉर का स्टाइल है एकदम बदल गया है, यानी अब जो सिविलियन इलाके हैं, जिस तरह से मिसाइलों से युद्ध लड़ा जा रहा है तो वही पूरी तरह से इफेक्टेड रहते हैं। देखिए, अगर आप सवाल दोहराएंगे मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं उस वजह से। जी बिल्कुल, मेरा सवाल यह था रिफत की जो अब सिविलियन एरियाज हैं वो भी अछूते नहीं रहे क्योंकि वॉर का एकदम स्टाइल बदला है। अब मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में। देखिए, ईरान की तरफ से टारगेट न जाने क्या क्या होता है, लेकिन कुछ सिविलियन एरिया में भी यहाँ पे जो है रॉकेट्स गिरे हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जैसा मैंने कहा कि जिस जगह पे ये 12 लोग मारे गए वहां पे हालांकि वो
अंडरग्राउंड बंकर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मारे गए क्योंकि मिसाइल की ताकत बहुत ज्यादा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं, बहुत पावरफुल मिसाइल्स होते हैं, इसी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी जगह सेफ नहीं होती। और अगर हम इस बार की क्राइसिस की बात करें, पूरे मिडिल ईस्ट में काफी क्राइसिस हैं क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयर स्पेसेस बंद हैं। हालांकि कुछ रूट्स के लिए टेल अवीव एयरपोर्ट से फ्लाइट्स गई हैं। शायद जो यूएस के नागरिक वगैरह यहाँ पे फंसे हुए थे, शायद उनको निकालने के लिए उन फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू किया गया है, बहुत ही लिमिटेड। लेकिन मिडिल ईस्ट में जगह जगह पे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। हमें भी काफी दिक्कत आई यहाँ पहुंचने में क्योंकि हमारी भी फ्लाइट्स पहले कैंसिल हो गई। तो खैर बहरहाल बॉर्डर्स के थ्रू हम यहाँ पे पहुंचे मुश्किल हालात में। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इर्द गिर्द सन्नाटा है और बहुत ही कम लोगों की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो एरिया है, ये उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे हैं, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में कि लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है और एकदम स्वच्छ छवि उनकी रही है। 9 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इतने लंबे कार्यकाल के लिए, लगभग 22 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। उसके अलावा 6 बार सांसद रहे और अब सेंटर में आ रहे हैं। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल उन्होंने कर दिया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और वापस युद्ध की बात करें, वॉर सिचुएशन के बीच इजराइल के तमाम जो सिटीज हैं, शहर हैं, हड़कंप मचा हुआ है। आसमान से कब कहां मिसाइल आकर गिर जाए कहीं कोई अंदाजा ही नहीं है। आपको तेल अवीव से एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा दिखा दें। ईरान की तरफ से लगातार इस्राइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अभी जोरदार हमला हुआ और हम फकत टेल अवीव में हूं। यूं ही हम यहां पे पहुंचे, बिल्कुल हमारे सामने ये धमाके हुए और अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए, लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। चांद के साथ में थोड़ा सा स्मोक देख रहे हैं और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे। मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है, तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। फकत टेल अवीव में हूँ, करीब 3 बजे हैं रात के
अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी, आप सुनिए। तो आप सुन सकते हैं लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। रात के 3 बजे हैं करीब इस वक्त टेल अवीव में, और सायरन्स लगातार बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया, और ये आसमान में उसके निशान है, इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को, और जोरदार धमाके हो रहे हैं, लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार इसराइल पे हमले किए जा रहे हैं। अभी जोरदार हमला हुआ और हमने देखा कि आसमान में धमाके हो रहे थे और वहां धमाकों के निशान साफ दिख रहे थे। इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया अभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है। पहले सायरन बजी, उसके बाद जोरदार धमाके हुए, और तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके की अफरा तफरी यहाँ पे मची है। हालांकि यहाँ पर प्यूरिम का दिन है, यहाँ पे फेस्टिवल है ज्यूज का, लेकिन सायरन्स बजते ही यहाँ पे अफरा तफरी मच गई। हर कोई जो है वो सेफ शेल्टर की तरफ जा रहा है। सुन सकते हैं आप आवाज। तो आप आवाज सुन सकते हैं। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो है वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो है, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं। हम इस वक्त नॉर्थ ईस्ट जेरूसलम में हैं। अभी सायरन बज गई है और लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और रुक गए हैं और अब वेट कर रहे हैं। अगर एक और सायरन बजती है तो सारे लोग जो है वो यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाएंगे। इसराइल में अभी सायरन्स बज रही हैं, उसका मतलब है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं और हर साइड से सायरन्स बज रही हैं और लोग अंदर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, और मैं भी अब शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो है ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से। और आइए आपको एक बार फिर वॉर जोन लिए चलते, जहां मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। रिफत, अब जरा समझना होगा आपसे कि अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का पूरी तरह से। यदि अमेरिका का साथ ना होता तो मुश्किल में था इजराइल भी, ये तो बात तय है। देखिए, आपने अहम सवाल पूछा। जब मैं जून में यहाँ पे था तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुश्किल इसराइल के लिए तब हो रही थी जब लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे थे। 12 दिन तक वो युद्ध चला और इसराइल और यूएस ने चाहा कि सीज फायर हो। हालांकि वो सीज फायर मैं समझता हूं कि ईरान के हक में नहीं था, बल्कि उससे इसराइल और यूएस को फायदा इस गर्ज से मिला क्योंकि यूएस ने पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में तैयारी की, यानी जंग के लिए पूरी फील्डिंग की, अपने एयरक्राफ्ट भेजे, अपने कैरियर्स भेजे, और अब तकरीबन 8 महीने के बाद एक जोरदार अटैक लॉन्च किया। यानी अगर वो युद्ध तब ज्यादा देर तक चलता तो शायद इसराइल को बहुत नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि इसराइल में आपने उस टाइम भी देखा कि हाइफा हो, जेरूसलम हो या फिर टेल अवीव हो, टहल रहा था धमाकों से। इन्हीं जगहों से मैं उस टाइम भी लाइव रिपोर्ट करता था और हर तरफ से तबाही हो रही थी। लेकिन जब सीज फायर हुआ, 8 महीने तक लगातार यूएस फोर्सेस ने अपनी डिप्लॉयमेंट पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ाई। तकरीबन 45,000 सोल्जर्स जो है वो अपनी बेसिस पे खड़े किए, यानी जहां जहां पे भी मिडिल ईस्ट में यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसिस हैं उनको मजबूत किया गया, और ये ईरान और इसराइल ने मिलके जंग की तैयारी की और ईरान पर बिलाकर हमला किया। और ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। युद्ध से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट है